50 जिलों में बिहार झारखंड की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। गढ़वा के बीरबल क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे सभी 41 लोगों ने जताई खुशी। क्वारंटाइन सेंटर में दी जा रही है सभी सुविधाएं। समय समय पर बड़े अधिकारी लेते हैं क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा। बिहार में इस साल होगा विधानसभा के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारी हुई शुरू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, कोरोना को लेकर चुनाव की तैयारियों में हुआ थोड़ा विलंब। नालंदा के तालाब में भारी मात्रा में बरामद किए गए दस्तावेज विरेड पोस्ट ऑफिस का किया गया निरीक्षण। मौके पर पोस्टमैन को किया गया निलंबित। और हजारीबाग के 10 लोग हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। मरीजों को दी गई अस्पताल से छुट्टी। जिले में अब कोविड-19 से 27 केस एक्टिव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। 94 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 4,420 पर। बिहार में 75 वर्षीय कोरोना मरीज की हुई मौत। मृतक मरीजों की संख्या बढ़कर 27 हो चुकी है। मृतक मरीजों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच चुकी है। पटना एनएमसीएच में चल रहा था मरीज का इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना वायरस का आतंक लगातार जारी है। बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 4,420 पर। बिहार में 75 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत हो गई है। मृतक मरीजों की संख्या अब बढ़कर पहुंच चुकी है 27 पर। तो पटना एनएमसीएच में चल रहा था इस मरीज का इलाज। इस पूरे बड़ी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पटना से संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, बिहार में कोरोना वायरस का आतंक लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 4,420 पर। क्या कुछ अपडेट है इस पर अनिल? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि बिहार में कोरोना संक्रमण से 27वीं मौत जो है वो हुई है। ऐसे में अगर बिहार के आंकड़ों की बात किया जाए तो वो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज पहले जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूची जारी की गई है उसमें 94 नए संक्रमित मरीज जो है वो पाए गए हैं। ऐसे में बिहार का कुल आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ 4420 पे पहुंच गया है। ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है लगातार जो है यहाँ आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी कंचन, साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से अनिल अभी खबर मिली है कि 75 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत हो गई है और जो संख्या है वो बढ़कर 27 पर पहुंच चुकी है, जिनका इलाज एनएमसीएच में चल रहा था। जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि ये जो 75 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी कोरोना संक्रमण से 27वीं मौत बिहार में हुई है, ये काफी कुछ दिन पहले ही आए थे, जो कि बीमार थे और कई इनको बीमारियां थी, जिसके उपरांत जो है आज इनकी मौत जो है वो 27वीं मौत कोरोना संक्रमण से हो गई है। वैसे मैं बता दूं कि आज जो 94 नए कोरोना संक्रमण जो बिहार से पाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं वो वैशाली, पूर्णिया, रोहतास के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं, जिसमें कि 94 मरीज जो हैं वो संक्रमण से संक्रमित पाए गए हैं। जी कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में कोरोना वायरस का आतंक लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 4,420 पर पहुंच चुका है। 75 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत हो गई है, यानी मरीजों की संख्या, मृतक मरीजों की संख्या बढ़कर 27 पर पहुंच चुकी है। तो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा कई एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक क्वारंटीन सेंटर जहां खाने और रहने की सुविधा व्यवस्था की गई है। दूसरे राज्यों से आए प्रवासियों को सरकार द्वारा 14 दिनों के लिए यहां क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन कई केंद्रों से सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। इन सबके बीच एक ऐसा भी क्वारंटाइन सेंटर है जहां सरकार के सारे दावे धरातल पर नजर आ रहे हैं, और इसी पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। झारखंड के हर क्वारंटीन सेंटर से दुर्व्यवस्थाओं की खबरें आम हो चुकी है। आए दिन हमें ये खबरें देखने को और सुनने को मिलती है कि क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था को लेकर वहां रह रहे लोग हंगामा कर रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पर गढ़वा जिले के सगमा प्रखंड के 10
2 उच्च विद्यालय बिरबल क्वारंटीन सेंटर में पंचायत के 41 लोग रह रहे हैं। इस क्वारंटाइन सेंटर का हाल कुछ अलग ही है। यहाँ सेंटर पर जाने से पहले लोगों को भ्रम जरूर हुआ, लेकिन वहाँ पहुँचते ही व्यवस्थाओं को देखकर जहाँ एक तरफ उनका संदेह दूर हुआ तो दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर की तारीफ भी हुई। यहाँ रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की जा रही है। जहाँ एक तरफ उनके रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो दूसरी ओर इनके खाने का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। शाकाहारी से लेकर मांसाहारी भोजन तक उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जानकारी मौखिक नहीं, बल्कि इसकी मस्ती खुद वहाँ रहने वाले मजदूर कर रहे हैं। खाना दाल चावल सब्जी मिलता है, भिंडी का भुजिया भी मिलता है, अंडा भी बनता है और मुर्गा भी बनता है। संतुष्ट हैं आप यहाँ के भोजन से? संतुष्ट हैं। व्यवस्था कैसा है यहाँ का? अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन से हैं आप यहाँ पे? आज 14 दिन हो गया। हाँ, संतुष्ट है। अच्छा भोजन मिलता है, व्यवस्था सही है, हर चीज़ सही मिल रहा है। क्या क्या भोजन मिलता है? भोजन में मिलता है अंडा, चावल और सब्जी और दाल भी मिलता है, भुजिया भी मिलता है, करेला के भी भुजिया मिलता है। हर चीज़ मतलब भोजन में सही है, हम लोग संतुष्ट हैं। और सारा व्यवस्था से? और व्यवस्था साबुन मिला है और मोर्टीन मिला है मच्छर के लिए। लाइट वगैरह व्यवस्था होता है? हाँ, लाइट और हर चीज़ व्यवस्था सही है। जिला प्रशासन से मिले निर्देश के आलोक में जनप्रतिनिधि भी व्यवस्था के मद्देनजर अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डीसी गढ़वा को 25 लाख की राशि अपने विधायक निधि से देकर एक मिसाल कायम की है। जिले के संचालित सेंटर की व्यवस्था को बड़े अधिकारी भी सराह रहे हैं। उनके अनुसार यहाँ खुद अधीनस्थ अधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सेंटर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लेते हैं। को देखते हुए 25 लाख रुपया विधायक कोटा से देने का काम किया है कि 25 लाख रुपया अपने विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्था सुनिश्चित हो। आज अपने उपायुक्त से मिल करके हमने पत्र दिया है कि हमारे विधानसभा में, मैं तो अन्य जगह नहीं दे सकता हूं, लेकिन हमारे विधानसभा में इसकी व्यवस्था। प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं और जो रेड जोन से हैं, उन सभी को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखने का निर्देश प्राप्त है और साथ ही इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ उसमें रखना है। किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसकी लगातार मॉनिटरिंग सभी स्तरों से की जाती है। उपायुक्त महोदय भी स्वयं घूम कर क्वारंटाइन सेंटर्स को देखते हैं। सरकार के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों के भोजन के संबंध में 60 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से आवंटन की व्यवस्था की है। हमारी यही कोशिश है। हम लोग कई बार जैसे 60 रुपये प्रतिदिन का जो एक व्यक्ति के लिए जो खाने का जो प्रोविजन किया गया है, उसमें अधिक से अधिक जो हम लोग सुविधा दे सकते हैं। सिर्फ जो मेन्यू में रहता है या जो लिखित रहता है, उसके अलावा भी हमारे सीनियर्स ने कई बार ये निर्देश किया है कि लोगों के जो कंफर्ट और ज़्यादा ख्याल देखते हुए उन लोगों को कई बार आप चाय भी दे सकते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि चाय आप दे सकते हैं, क्योंकि किसी ने ये शिकायत किया कि खाना तो मिल जाता है लेकिन एक जो काफ़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन एक आम ज़रूरत की चीज़ है। तो उस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स जिले के वो सभी लोग घूम रहे हैं और हम लोग के पास एक पत्र मिला है, चेकलिस्ट मिला है कि लोगों को क्या क्या परेशानी है। कोरोना के संक्रमण की खबरों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा क्वारंटाइन सेंटर की खराब व्यवस्थाओं को लेकर होती रहती है। ऐसे में अगर किसी क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ हो और वहां क्वारंटाइन हुए लोगों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिले, तो कोरोना के खिलाफ इस जंग में जल्द ही जीत तय है। साधना न्यूज के लिए गढ़वा से आशीष पांडे के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। तो बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। कोरोना को लेकर चुनाव की तैयारियों में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन आयोग अब तेजी से काम कर रहा है। वहीं HR श्रीनिवासन ने यह भी बताया कि प्रवासी मजदूरों का नाम एक विशेष अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। इसके लिए सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है।
देखिए, अभी निर्वाचन के लिए हम लोगों के पास अभी भी लगभग 4.5-5 महीना समय है। अगर 2015 में जो हुआ था उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये सारे, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, जो प्रोटोकॉल्स हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोविड रोकथाम के संबंध में, वो सबका अनुपालन निश्चित रूप से किया जाएगा। अब इस संबंध में सब लोग वाकिफ हैं, इसमें व्यापक चर्चा की जा रही है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेफ इलेक्शन कराना है, इस दिशा में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहा है। छूट जाती थी तो जो सभा स्थल होगा उस पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, चुनाव नजदीक है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। हालांकि कोरोना की वजह से देरी जरूर हुई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर, क्या कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? देखिए कंचन, सबसे पहले है कि जो बिहार में चुनाव होने हैं वो अक्टूबर में और नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के पास अब काफी कम समय बचा है, क्योंकि आमतौर पे जब ये चुनाव होते हैं तो 6 महीने पहले से करीब और 8 महीने पहले से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का जो है वो पुनरीक्षण करने लगता है। यानी किसी की अगर कंप्लेन है, किसी का नाम छूटा है या जोड़ना है, उसकी कवायद शुरू हो जाती है और काफी लंबा प्रोसेस होता है। उसमें कई बार डेट दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये प्रोसेस डिले हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग का पूरी तत्परता से लग गया है। आज बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल सारे जिला पदाधिकारियों से, जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठक की थी और ये कहा था कि जल्दी से जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन है या वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, उसका काम शुरू कर दिया जाए। एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में कंचन, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में करीब 8 से 10 लाख प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं इस बार, और एक बहुत बड़ी संख्या होती है। संभव है कि इसमें अधिकांश लोग दूसरी जगह के वोटर हों या फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में ना हो। ये चुनौती है आयोग के सामने कि उनका नाम कैसे जोड़ा जाए और उसके जोड़ने के लिए कितनी तत्परता दिखाई जाए। सबसे बड़ी चुनौती ये है और इसी को लेकर आज जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं बिहार के, उन्होंने निर्देशित किया सारे पदाधिकारियों को इस काम में तेजी लाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शशांक। तो बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तैयारी की गई है उसे लेकर, चुनाव को लेकर इलेक्शन की पूरी तैयारी है। हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ी यहां पर देरी जरूर हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो खबर नालंदा से है, जहां पर सिलाव थाना क्षेत्र स्थित बिंदठी गांव के जुलाया तालाब में भारी मात्रा में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड समेत अन्य कागजात मिलने पर मामले की जांच की गई। इस दौरान नवादा मंडल डाक सहायक अधीक्षक ने पोस्टमैन को निलंबित कर दिया। वहीं मंडल डाक सहायक अधीक्षक के द्वारा विडीरी पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण भी हुआ। आपको बता दें कि गांव के जुलाया पोखर में ग्रामीणों द्वारा मछली पकड़ने के दौरान 2 बोरी आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए थे, जहां मौके पर जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने डाकपाल को तत्काल निलंबित कर दिया। इस दौरान अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मछली मारा रहा था जी। मछली मारने के दरमियान में जब पानी सूख गया तो केवल है उसमें 2 बोरा एटीएम कार्ड मिला। एटीएम में आधार कार्ड 2 बोरा में आधार कार्ड मिला, और आधार कार्ड के साथ साथ उसमें पैन कार्ड भी था, एटीएम कार्ड भी था, पासबुक भी था, जो गला हुआ था, समझे कि नहीं। लेकिन हम देखे नहीं। लेकिन जब हमको एक लड़का के कहा कि आपका LIC का कागज है, तो हम वहाँ गए, समझे कि नहीं। और जब वहाँ गए मांगे तो हमको नहीं दिया LIC वाला कागज। मामला यहाँ था, कल हमको 5 बजे करीब पता चला है कि रामाश्रय सिंह पोस्टमैन है यहाँ के, भिंडीडी डाकघर है, यहाँ शाखा डाकघर है। तो इनके घर के सामने एक पोखर है, कल मछली मारा रहा था। इसमें कुछ आधार कार्ड किनारे फेंका हुआ पाया गया है, इनके कहने के अनुसार कि और लोगों को जो यहाँ ग्रामीण है बोल रहे हैं कि 30-35 की संख्या में फेंका हुआ था। लेकिन जो हमको पता चला है उस संख्या ज़्यादा था। हम इतना ही कहेंगे, दोषी जो होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हम आज ही करेंगे और साक्ष्य व्यवस्था कर रहे हैं। हम इसके डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इसमें आएगा सभी पर हम FIR दर्ज करेंगे। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो झारखंड में एक तरफ जहां कोविड-19 के संक्रमितों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हजारीबाग में भी बीते दिन 10 लोग संक्रमण से मुक्त होकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्वारंटीन किए गए इन मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि की गई। 10 मरीजों के संक्रमण मुक्त हो जाने के बाद जिले में अब कोविड-19 के कुल 27 एक्टिव केस बचे हुए हैं। स्वागत करते हुए 10 को हम लोगों ने आज छोड़ा है। यहाँ 8 कोविड पॉजिटिव बचे हैं और आरोग्य में आज 19 बचे हैं। कल फिर 8 का टेस्ट होने वाला है। भगवान से मनाइए कि वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, सो दैट कि हम लोग फिर इसी तरीका से लोगों का स्वागत करते हुए अपने अपने घरों की तरफ भेजें। अब तक कितने मरीज यहाँ? 51 पेशेंट को हम लोगों ने ठीक करके भेज दिया है। अदा करना चाहेंगे। हाँ। आज जो हमारे सदर के तो झारखंड में एक तरफ जहां कोविड-19 के संक्रमितों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हजारीबाग में भी बीते दिन 10 लोग संक्रमण से मुक्त होकर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए इन मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि हो गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही हैं झारखंड से कि एक तरफ यहाँ मरीज ठीक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। अभी ताजा खबर आई है कि 10 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं कि हजारीबाग में कोरोना को लेकर एक राहत की खबर आई है। हजारीबाग के कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार स्वस्थ होकर अपने घर को भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हजारीबाग के 10 कोरोना मरीज स्वस्थ पाए गए, जिनकी अंतिम जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और साथ ही साथ में ये भी मैं बता दूं कि हजारीबाग जिले में अब 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज और है। जी साथ ही यहाँ पर प्रमोद, जिस तरीके से अभी भी कोविड-19 के 27 केस एक्टिव बचे हुए हैं यहाँ पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी पटना के राजीव नगर में एक नेपाली लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में महिला संगठन की महिलाएं सड़क पर उतरकर सामने आ गई हैं और आयकर गोलम पर यहां पर जमकर प्रदर्शन भी किया है और साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। दुष्कर्म के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ साथ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की बात ये महिलाएं कह रही हैं और उनका कहना है कि जब तक सजा नहीं मिलेगी वो यहां से नहीं हटेंगी। पता है कि अभी परसों की ये खबर है कि नेपाल से एक बच्ची नाबालिग थी जो पटना में रहती थी और उसके साथ 2 बार सामूहिक बलात्कार हुआ और अभी तक सारे लोग पकड़े नहीं गए हैं। और बिहार के अंदर लगातार लड़कियों पर हिंसा हो रही है। पटना से लड़कियां गायब हो रही है। पिछले दिनों लगभग 10 लड़कियां गायब हुई है। गायब हुए मेरे पास जो गायब हुई है लड़की, उसके पिता यहाँ मौजूद है। तो हम लोगों ने FIR किया, पुलिस को दिया, लेकिन अभी तक कोई लड़की नहीं मिल रही। तो लॉकडाउन में व्यापार गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित होने के कारण दिहाड़ी और मजदूरी श्रेणी के कामगारों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी है, जिसकी वजह से वो लोग आर्थिक तंगी की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच सारण के छपरा में आर्थिक तंगी से परेशान होकर सचिदानंद शाह नामक एक युवक ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। आर्थिक समस्या क्या है? काम बंद होने के कारण। क्या मजदूरी करते थे? क्या करते मजदूरी करते थे। क्या चीज में काम करते थे? राजमिस्त्री थे। राजमिस्त्री थे। ये आपके भाई थे? सगा भाई? हाँ। कुछ बताए नहीं है लोग ने? आप लोगों को कुछ नहीं बताया कि कितना बजे हुआ है? ये पता नहीं चलता। आप कितने बजे देखे? 4 बजे। 4 बजे। तो
तो वहीं जमुई सदर थाना क्षेत्र स्थित काकन गांव में यहां पर बलबा बहियार में बिजली के पोल से बंधे एक युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर शव मिलने के बाद युवक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज चुकी है। आपको बता दें कि मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। दोनों आए घर आए थे, बोला हमको तारबूज ले दो, तारबूज बेचने वाला आया था। हम बोले ले लो भाई, तो तारबूज इसको दिए। आज के बाद लिया हाथ में, खैले खैले उन्हें रोड देने गया, तो वो रोड देने चल गया। हम बोले लड़का बच्चा तो घूमेगा ही। आज के बाद हमारे पास बकरी है, माल जाल है, हम उसको सब हम लग गए भाई, खाना उना देंगे शाम का आए काम करके। आज के बाद जब 8 बजे हम फोन किए तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। उस टाइम से हम लोग घर वाला आदमी सब इधर उधर ढूंढने लगे, नहीं पता लगा। तो हम 2 बजे रात में भी फोन लगाए तो वही स्विच ऑफ बताया। तो हम सोचे भाई सुबह में पता लगेगा। और सुबह में खेत खरियान में खोजने गए तो हल्ला हुआ कैसा ऐसा बात है, तो हम लोग दौड़े तो सही है यही है। देखिए ये काकन में मेराज नामी जो लड़का है, 7 बजे शाम में इसके परिजन से हमारी बात हुई। उसने बताया कि 7 बजे जो है मेराज घर से गायब हुआ, और सुबह में इन लोगों ने हमको सूचना दिया कि मेराज का जो बॉडी है वो एक बिजली के खंभे में बंधा हुआ और उसमें गोली मारा हुआ पाया गया। और इसकी सूचना अविलंब हमने माननीय एसपी महोदय को दिया। डीएसपी साहब से मेरी बात हुई और थाना प्रभारी जो आपके वर्तमान अभी थाना प्रभारी हैं, और इस सूचना के बाद फौरन वो काकन पहुंचे और मृतक का शरीर यहाँ आया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि काकन का इतिहास और खूनी खेल बड़ा पुराना रहा है, लेकिन जिस ढंग से वहाँ आतंक पर लगाम लगना चाहिए और क्राइम बंद होना चाहिए, आज तक काकन से वैसी कोई अच्छी खबर नहीं आई। तो वहीं बाढ़ अनुमंडल के गंगा नदी के किनारे अब धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों की वजह से यहां सिमटता नजर आ रहा है। खासकर अनुमंडल में जहां जहां गंगा घाट बने हुए हैं, उसके आसपास के लोगों द्वारा गंगा के किनारों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जिसके कारण गंगा का किनारा सिमटता जा रहा है। वहीं अतिक्रमणकारियों पर न तो स्थानीय प्रशासन की नजर है और न ही मंदिर संरक्षकों की कमेटियों ने इन पर कोई ध्यान दिया है। सभी लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। यहाँ अतिक्रमण का आलम यह है कि आने वाले दिनों में गंगा किनारे मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों के अवसर पर होने वाली भीड़ के लिए गंगा का घाट और उसका किनारा छोटा पड़ जाएगा। कभी जा रहे हैं गंगा किनारे कोई आयोजन में या फिर ऐसे ही किसी पूजे सिलसिले में जा रहे हैं, तो अक्सर देख रहे हैं कि लोग पहले लकड़ी खंबा गाड़ करके उसको घेरते थे, अब धीरे धीरे पक्का मकान बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे बाढ़ अनुमंडल में गंगा की घाट सिकुड़ता जा रहा है और लोग उसको अतिक्रमण के रूप में अपने आप समझते हैं कि मेरा ही जमीन है, उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। तो कल आने वाला समय में छठ जब होगी तो उसमें दौरा रखने के लिए भी जगह लोगों को नहीं मिलेगा, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग पहुँचते हैं। पूजा बड़ा पूजा माना जाता है छठ व्रत को। तो आपको बता दें कि अतिक्रमणकारियों की वजह से गंगा का जो किनारा है वो कहीं ना कहीं सिमटता नजर आ रहा है, और खास तौर पर ना तो इस पर आम लोगों की नजर है और ना ही यहाँ पर मंदिर के संरक्षकों की नजर है। सभी लोग मूक दर्शक बनकर बने बैठे हैं। इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।